नमस्कार, मैं हूं सुनील श्रीवास्तव और एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आज मुलाकात आपकी कराने वाले हैं जिसका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ और जो देश की सियासत में चमका। मध्य प्रदेश को लेकर कई विकास कार्य किए, लेकिन इन दिनों वो चर्चा में है बीजेपी में जाने के कारण। अब क्या वजह है बीजेपी में जाने की और क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उनको भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरेश पचौरी जी की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। बहुत धन्यवाद। पचौरी जी, सबसे बड़ा सवाल, गांधी परिवार से मोदी परिवार में जाने की वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं राजनीति में कैसे आया। जी, आपने सही कहा कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उस समय हम अपनी पैनल से चुनाव लड़ाते थे, चाहे एबीवीपी के खिलाफ चाहे एनएसयूआई के खिलाफ, और हमें सफलता भी मिलती थी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के भी चुनाव में और कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन के भी चुनाव में। अब रही बात राजनीति में आने की। राजनीति में आने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम समाज सेवा करें, हम देश सेवा करें, और इस संकल्प के साथ हम आए और हमने पाया कि कांग्रेस इसके लिए एक उपयुक्त राजनीतिक पार्टी है। तो हमने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1972 से की और हम पहले ब्लॉक यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हुए और फिर प्रेसिडेंट हुए। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस में भी हम पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हुए, फिर पीसीसी के प्रेसिडेंट हुए, फिर सेवा दल में हम चेयरमैन हुए, जबकि कांग्रेस के संविधान के हिसाब से चेयरमैन एआईसीसी का प्रेसिडेंट होता है। फिर हम डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर हुए और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी हुए। उसके बाद हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स हुए, तो पर्सनल के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए। अब बात आती है कि हमने इस संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी में काम किया। आज क्या हो गया? आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो फैसले कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं, जो कांग्रेस की नीति थी, जो सिद्धांत थे, जो विचारधारा थे, उससे हटकर हो रहा है। आप कहेंगे कि एक दो मिसाल दीजिए। देखिए, हम भारत की आज़ादी के बाद जो आज़ाद भारत में कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई थी, वो क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी की चलाई थी, संरचना की। आज क्या हालत है? हम जाति की बात कर रहे हैं। आज क्या हालत है? हम वर्ग की बात कर रहे हैं। 77 से 80 के बीच के दौर की बात करते हैं तो 80 में कांग्रेस पार्टी का क्या नारा था? 80 में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो जात पात की बात नहीं कही गई थी। आज क्या हो रहा है? हम जातिवाद की बात कर रहे हैं, हम वर्गवाद की बात कर रहे हैं, हम क्षेत्रीयता की बात कर रहे हैं। इसके अलावा चूंकि मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट रखी जाती हैं। भारतीय सेना पर हमें गर्व होना चाहिए, उनकी वीरता पे हमें गर्व होना चाहिए, और हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो पड़ोसी देशों से बेहतर है। अब हम क्वेश्चन उठाएं कि ज़रा सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दीजिए, ज़रा बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। हम बताएं कि बंकर कहाँ है। पाकिस्तान को पता चलेगा, बम्बार्डिंग नहीं करेगा। चाइना को पता चलेगा, वो पहले उन्हें नष्ट करने के प्रयास नहीं करेगा। कितनी हमारी ज़मीन जो है चाइना ने हत्या ली है। लेकिन जब भी हमारी पाकिस्तान से बात हुई है, लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है, हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत पर भारत को कामयाबी दिलाई। तो ऐसे फैसले जो हो रहे हैं, ऐसे वक्तव्य कांग्रेस में आ रहे हैं, वो पीड़ादायक है। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि धार्मिक मामलों में हम लोग जो
कदम उठा रहे हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, वो बहुत व्यथित करने वाले हैं। एक नहीं, ऐसे अनेक धार्मिक मामले में केवल एक जो आज में चर्चा में है, भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण का अयोध्या में, उसकी बात करता हूँ। भाई, कांग्रेस के दौर में अयोध्या में श्री राम मंदिर में ताला खोला गया। कांग्रेस का दौर था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उस समय शिलान्यास हुआ। कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि या तो दोनों पक्ष तैयार हों या कोर्ट का फैसला हो तो ठीक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का था, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें उनके कार्यकाल में अगर भगवान श्री राम जी का मंदिर वहां बन रहा है, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो ये एक ऐसा कदम था जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने उसी समय सार्वजनिक रूप से चैनल पे बयान दिया कि अनेक वर्षों के बाद ये सुखद अवसर आया है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा है और इससे बहुसंख्यक जो हमारे आस्थावान हैं भगवान श्री राम के प्रति, उनके मन में खुशी है। ये खुशी का अवसर है, प्रसन्नता का अवसर है और इसमें किसी भी प्रकार के सवालिया निशान नहीं उठाए जाना चाहिए। सवाल क्या उठाए गए? मुहूर्त। सवाल क्या उठाए गए? इनने ये वक्तव्य दिया, वो। अरे भाई, हम कहाँ से मुहूर्त देखने वाले निकल आए? जब काशी विद्वत परिषद कह रही है कि ठीक है, जब बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि ठीक है, फिर हमारे यहाँ कहाँ हमारे वक्तव्य वीर हो गए जो मुहूर्त की बात कर रहे हैं? फिर उन्होंने शंकराचार्य जी की बात करी। मेरी द्वारका के शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद जी महाराज से बात हुई। मैंने कहा, महाराज इस विषय में क्या है? क्योंकि मैं ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो द्विपीठाधीश्वर रहे, उनका दीक्षित शिष्य रहा और राम मंदिर से उनका भी जुड़ाव रहा, मेरा भी रहा और कई जो सनातन धर्मी हैं उनका भी यही इच्छा रही। तो उन्होंने कहा कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो एक खुशी का अवसर है। उनने सार्वजनिक बयान दिया, फिर उनके नाम का उल्लेख किया गया। मैं तब भी 2 दिन पहले उनसे मिलके आया जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन था 22 तारीख को, तो उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया और आज फिर मैं मिलके आया हूँ। आज भी उन्होंने कहा कि आपने जो कदम उठाया था वो सही उठाया था। हर चीज पर कांग्रेस ने, चाहे राम मंदिर की बात हो या दूसरे धार्मिक मसले हो, कांग्रेस एक अलहदा लाइन पर आगे बढ़ रही है। सवाल आपके ऊपर भी कांग्रेस अब लगातार उठा रही है जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस का कहना है सुरेश पचौरी जी दबाव में है। क्या दबाव है? क्या दबाव है? सुरेश पचौरी का कोई बिजनेस चल रहा है? सुरेश पचौरी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है? सुरेश पचौरी के खिलाफ क्या कोई जांच किसी भी प्रकार की हुई है? जब वो डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर था, जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल था, क्या कोई अनियमितता या मनमानी करने वाले डिसीजन करने पर क्या सुरेश पचौरी के खिलाफ जांच हुई है? क्या दबाव है? जब सुरेश पचौरी पीसीसी का अध्यक्ष था, जब सुरेश पचौरी अलग अलग ओहदों पे था, क्या उस पीरियड में सुरेश पचौरी ने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से इंक्वायरी हो रही हो तो दबाव हो? सुरेश पचौरी ने हर वो कार्यकाल देखा है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है और उसमें उसने संघर्ष किया है, चाहे वो 77 से 80 के बीच का जनता काल का दौर हो और चाहे वो 89 से 91 के बीच का दौर हो, चाहे वो 96 से 2003 के बीच का दौर हो। जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार बनी, मैंने मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी का विरोध संसद में और सड़क पर किया है। सवाल ये भी अब उठ रहा है कि सुरेश पचौरी जी की नजदीकियां जो गांधी परिवार से राजीव जी के समय रही, संजय गांधी के समय रही, सोनिया जी तक नजदीकियां बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं प्रियंका जी और राहुल जी को लेकर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है गांधी परिवार में सुरेश पचौरी को, इस कारण से उन्होंने रास्ता अलग कर लिया। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मुझे इस बात
का गर्व है कि मुझे गांधी नेहरू परिवार का आशीर्वाद मिला है, और मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मेरे अपनी राजनीति की शुरुआत गांधी नेहरू परिवार के आशीर्वाद से हुई है। अब बात अभी की है, ये बताओ, कभी मैं सोनिया जी से मिलता था तो प्रेस में फोटो जारी करता था कि मैं मिल के आया हूँ? कभी मैं राहुल गांधी जी से मिलता रहा या प्रियंका जी से मिला तो मैंने एक भी फोटो ट्वीट पे डाली कि मैं मिला? अब वो बता दें कि मैं मिलता था कि नहीं, और अभी भी मिल पाता हूँ कि नहीं। मैं केवल संकेत में एक सीक्रेसी बरतते हुए ये कह सकता हूँ कि मेरा लगातार कम्युनिकेशन गांधी परिवार से रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी मुझे एक तिनके भर की कोई शिकायत उस परिवार के लिए नहीं है। चलिए, गांधी परिवार से आपको कोई शिकायत नहीं है और गांधी परिवार को शायद आपसे भी नहीं होगी, लेकिन सवाल अब मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर। सुरेश पचौरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उसके बाद से किसी पद पे नहीं रहे। यह लगातार सवाल यहाँ हुआ कि पचौरी जी को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वनवास या उतना प्राथमिकता मध्य प्रदेश में नहीं मिली, जिसके कारण हो सकता है कि कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी से सुरेश पचौरी जी की पटरी नहीं बैठी और इसलिए आपको बीजेपी में जाना पड़ा, या फिर और कोई राजनीतिक कारण मध्य प्रदेश की सियासत को? आप बहुत तह में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। 2007 में जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना तो तत्कालीन सारे नेताओं से पूछ के मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे आदरणीय अर्जुन सिंह जी हों, चाहे सुभाष यादव जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे अन्य नेता हों। जो नाम उन्होंने दिए उन नामों का समावेश हुआ। इसकी गवाह तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी नारायण स्वामी है। उसके बाद समय समय पर जो संघर्ष की बात आई, जैसे एक विधानसभा घेराव की बात आई, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने घेराव किया, हमने प्रदर्शन किया, रोशनपुर नाके पे हमने मीटिंग एड्रेस की। उसी पीरियड में मैं नीचे गिर गया, गिरने से मेरी 6 की 6 रिब्स की हड्डी टूट गई, 6 की 6, एक भी ठीक नहीं बची। मैं वो प्रदर्शन छोड़ के नहीं गया। जब पूरी मीटिंग हो गई उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो डॉक्टर ने कहा आप जो और चल रही हैं उसकी वजह से और बिगड़ गई। मैं हॉस्पिटल में रहा, क्या कोई भी नेता मुझे देखने आया? मैं 2-3 महीने भोपाल से जाके एम्स में रहा। श्रीमती सोनिया गांधी जी तो पूछती रही, श्री राहुल गांधी जी तो एम्स आके मुझे देखते रहे, क्या मध्य प्रदेश का एक भी नेता मुझे देखने आया? ये संघर्ष की बात करते हैं। उसके बाद भी जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, 6 की 6 रिब्स की हड्डी टूटी हुई में पट्टे बांध के मैं विधानसभा चुनाव का प्रचार करते रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात ये करते हैं, विधानसभा चुनाव में टिकट की बात है, जो टिकट इन नेताओं ने बोली अधिकांश वही टिकट मिली। जो टिकट इन्होंने बोली अधिकांश वो मिली। मैं सबकी नहीं बोलूंगा, भोपाल की भी आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। जो नाम उन्होंने दिए उन नामों को टिकट मिली, जो नाम राजगढ़ और शाजापुर उज्जैन में दिए वो नाम मिले, जो नाम उन्होंने अन्य स्थानों पे वहां के नेताओं ने दिए वहां मिली। उसके बाद क्या हुआ? जो रेबल कैंडिडेट कांग्रेस के खड़े हुए वो किससे जुड़े हुए खड़े हुए? उन्हें फाइनेंस किसने किया? वो उस समय की जो हमारे कांग्रेस पार्टी में ओहदेदार बड़े बड़े नेता हुए, उन्होंने समझाया भी उन्हें कि आप कर क्या रहे हैं। अब परिणाम क्या निकला? 38 सीट छोड़ के दिग्विजय सिंह जी गए थे, 73 सीट आई। ठीक है, बढ़ोतरी हुई। जबकि एक दिन पहले मुंबई ब्लास्ट हुआ, 26/11 पोलराइजेशन हुआ, 4 सीट लोकसभा की थी, 12 हुई, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई थी।
लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो पहले सीट थी उनमें बढ़ोतरी हुई। क्या मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? क्या मिनिस्ट्री में मैं रहा, मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? क्या मैं डिप्टी चीफ विप राज्यसभा में रहा या वाइस चेयरमैन की पैनल में राज्यसभा में रहा, मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? क्या मैं राज्यसभा मेंबर रहा, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे और देश से जुड़े हुए मुद्दे मैंने नहीं उठाए? आपने डेवलपमेंट की बात की। हाँ, जब मैं मंत्री था केंद्र सरकार में, मुझे अगर यहाँ से बोला गया कि इन योजनाओं के तहत अपने को मदद चाहिए, आप सेंट्रल में मिनिस्टर, हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मैंने बगैर किसी भेदभाव के मध्य प्रदेश के प्रति लगाव है, जो कर सकता था वो किया। और उसके लिए सार्वजनिक बयान उसी समय शिवराज सिंह जी ने भी दिए, उसी समय बाबूलाल गौर साहब ने भी दिए कि हमें सुरेश पचौरी का सहयोग मिला। तो भैया घुटना जो है पेट की तरफ मुड़ता है। हमने प्रदेश के लिए किया, कौन ऐसा नहीं? आपने प्रदेश के लिए किया। 3 की बात हुई थी, दिग्विजय सिंह सरकार, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, बीजेपी की आई, सीटें कांग्रेस की 33-35 बची। आप 2008 में जब पीसीसी चीफ थे, दुगनी हुई सीटें, लेकिन उसके बावजूद आप पे आरोप लगा कि कहीं ना कहीं आपने बीजेपी से सेटिंग की, टिकट में भेदभाव किया और बंटवारा ये किया। टिकट उनकी मिल रही है, टिकट उनकी रिकमेंडेशन पे मिल रही है, फिर कहां से बात है? फिर कहां से बात आई? आरोप भी वही लोग लगा रहे हैं। हाँ, लोग उनके थे जी, टिकट उनके लोगों को मिली। बताइए, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में एक टिकट में भी गड़बड़ हुई तो सेटिंग हो गई। जो नाम दिए गए वो टिकट फाइनल हुए, सेटिंग हो गई। फिर वो हार गए तो उसके लिए दोषी कौन है? तो ये सारी बातें दिग्विजय सिंह जी तो कहते हैं कि बी फॉर्म प्रदेश अध्यक्ष की साइन से होता है। हाँ, कपड़े उनके फटने से चाहिए। हाल ही में आया था कमलनाथ जी के संदर्भ में उन्होंने कहा था ये स्टेटमेंट। और हमारे समय जो तो बी फार्म गया उसमें क्या खेल हुआ जी, बताइए। बताने नहीं, मैं ये नहीं बताता। इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी ने साफ रूप से दोषी ठहराया जिन्हें बी फार्म दिया गया था उन्हें, कि उन्होंने जमा नहीं किया। उनके नाम की सिफारिश किसने करी? उनके नाम की सिफारिश किसने की? अभी उनके नाम की सिफारिश विधानसभा में किसने की और चुनाव परिणाम क्या निकले? अब आप कहो कि सुरेश पचौरी के लोग ने काम नहीं किया, अगर उनकी जीतने की हैसियत ही नहीं थी, वो अपने दम पे या अपने समर्थकों के बल पे जाना चाहते थे, तो बात अलग है। तो अभी ऐसा क्या हो गया पचौरी जी, जैसे आप लगातार बहुत सारी लंबी चीजें हो गई कि लगातार दिग्विजय सिंह जी की तरफ से भी और कमलनाथ जी है, स्टेट कांग्रेस की तरफ से उस प्रकार से कांग्रेस नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए, जिस प्रकार का संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष पे आपके सवाल उठ रहे हैं कि आप लगातार, जब संघर्ष की बारी आई, कांग्रेस के कुछ नेता, इन्हीं के गुट के नेता, कल भी उन्होंने सोशल मीडिया पे भी और इधर उधर बयान भी दिए कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया सुरेश पचौरी को, बहुत दिया, उसके बावजूद भी सुरेश पचौरी जी बीजेपी में कांग्रेस ने बहुत दिया और सुरेश पचौरी ने कांग्रेस के लिए बहुत किया भी, दिया भी और किया भी। सुरेश पचौरी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस में लगा दिया, जवानी कांग्रेस में लगा दी। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था, ये मेरा कर्तव्य था। और रही बात बयान की, कि बयान दे रहे हैं, बयान दिलाए जा रहे हैं। बच्चों की एक जरूर राजनीति में होती है कि नेताओं को अपने बच्चों की चिंता बहुत होती है, ऐसा कुछ आपके साथ भी है क्या? बच्चों का मेरे दोनों बच्चों को राजनीति में आने का ना शौक है ना वो आएंगे। अपने बच्चों की जिन्हें चिंता है, वो उन बच्चों के लिए कौन मध्य प्रदेश में उनके साथ खड़े होंगे, वो ये जरूर कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। राम की बात की आपने, राम सेतु की बात की। पुरानी कांग्रेस जो गांधी जी की थी, इंदिरा जी की रही है और राजीव जी तक रही है, और इस कांग्रेस में कितना अंतर देख रहे हैं आप? क्या अंतर आ गया? देखिए, जो पुरानी कांग्रेस, मैंने कहा ना कि आजाद भारत के बाद कांग्रेस की जो भूमिका रही देश के उत्थान में और देश में सर्वधर्म समभाव बनाए रखने में, देश में अलग अलग जाति के लोगों को जोड़ के चलने में, अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ के चलने में,
कहीं ना कहीं उससे भटकाव होता दिख रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, अलग अलग वजह हैं कई नेताओं के पीछे। अगर हम दूसरे राज्यों में जाएं, मध्य प्रदेश के तक, तो कहीं ईडी का भी डर है, कहीं सीबीआई का भी डर है, कहीं दूसरे डर हैं। आप तो सेंट्रल मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री भी रहे, गृह राज्य मंत्री भी रहे, और गृह मंत्रियों पर सवाल उठे, जांचें हुई, आप पर कभी जांच नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या प्रेशर था या ऐसी क्या वजह रही कि सुरेश पचौरी जी को बीजेपी में जाना पड़ा? कितने दिन से ये चल रहा था? क्योंकि प्लानिंग, ये बताया जा रहा है कि बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी, संजय पाठक लॉबिंग कर रहे थे, बीडी शर्मा के आप संपर्क में थे, शिवराज जी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। देखिए बात क्या है, मेरा एक शुरू से कार्यशैली रही है जी। मैं किसी की निजता पे कभी आरोप नहीं लगाता, परिवार पे आरोप नहीं लगाता। हम इस बात में बिलीव करते हैं कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है लेकिन शत्रुता नहीं है। कभी हमने किसी भी राजनीति में जो हमारे उस समय भी विरोध में रहे उनके खिलाफ तो हमने आरोप लगाया न, लेकिन उनके परिवार के खिलाफ हमने नहीं लगाया। तो अगर उसको ये माना जाए कि ये इनकी उनसे अंडरस्टैंडिंग थी तो ऐसा नहीं। मैंने बताओ कब उस समय भाजपा में जो बड़े से बड़े पद पे रहे हों, चाहे सेंटर में या स्टेट में, मैंने उनके ऊपर राजनीतिक प्रहार नहीं किया हो, व्यक्तिगत प्रहार नहीं किया, राजनीतिक प्रहार नहीं किया। संसद में मेरे अटल बिहारी वाजपेयी जी से पारिवारिक संबंध थे और वो सार्वजनिक रूप से कहते थे कि ये मेरे परिवार का सदस्य है। मेरी शादी में पूरे टाइम वो रहे और सारे लोग आए, भोपाल में रिसेप्शन में वो आए। लेकिन जब संसद में बात आती थी तो चीफ विप प्रणब मुखर्जी साहब थे, मैं डिप्टी चीफ विप था। मैं हमेशा बोलता था, भाजपा के खिलाफ भी मैं मोशन देता था। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन या एडजॉर्नमेंट मोशन में मैं भाजपा के खिलाफ प्रहार करता था क्योंकि मैं डिप्टी चीफ विप था। लेकिन अटल जी ने कभी माइंड नहीं किया। इसलिए अटल जी के लिए जो श्रद्धांजलि सभा हुई तो मुझे बीजेपी ने बुलाया कि कांग्रेस की तरफ से आपको बुलाया जाता है। तो मैंने तो कभी उजागर नहीं किया कि मेरे क्या उनसे पारिवारिक संबंध थे। मैंने अंतिम वाक्य एक बात बोली थी और उसमें निश्चित रूप से मैं भावुक भी हो गया था कि अटल जी हमारे बीच से चले गए हैं। एक राष्ट्रपुत्र सपूत इस देश ने खो दिया, लेकिन मैंने अपना अभिभावक खो दिया है। मैंने यह बात बोली थी। सुरेश पचौरी जी के बहुत सारे समर्थक अभी भी कांग्रेस में और पदों पर हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि पचौरी जी तो बीजेपी में चले गए, उनके समर्थक कब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में? मैंने किसी से बात नहीं की कि आपको आना है और किसी को पता भी नहीं लगा कि मैं जा रहा हूं, किसी को पता भी नहीं लगा। वो उसी दिन जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग का था 9 तारीख को सुबह सुबह कुछ मीडिया ने चला दिया, शायद नाम बताए गए होंगे कि इतने बजे कर रहे हैं। तो उस दिन चला तो उसी समय जो लोग थे यहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कोई पहले की योजना नहीं थी। हाँ, अब जरूर मुझे हर जिले से, हर स्थान से वो आ रहे हैं कि आपने हमें बताया नहीं, हम आपके साथ ज्वाइन करते। मैंने कहा कि भैया ये मैं आपके अपने विवेक पे ये निर्णय छोड़ता हूँ, आप आने वाले समय में देखिए कितने लोग ज्वाइन करेंगे। तो जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस और कांग्रेस बढ़ चुकी है क्या? मैं इस बारे में बहुत बढ़ चढ़ के टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। आज देश का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और आगे भी देशवासी अपेक्षा करते हैं कि इस भारत का नेतृत्व वो करे, क्योंकि वो एक तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, तपस्वी प्रधानमंत्री हैं, ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं और देशवासियों को उनसे बहुत कुछ आशाएं और अपेक्षा है। जी, उसको लेकर भी एक सवाल हो रहा है कि पचौरी जी जो बीजेपी में गए हैं एक शर्त के तहत गए हैं, कहीं राज्यपाल बनने की इच्छा है पचौरी जी की? सुरेश पचौरी ने सार्वजनिक रूप से कल कहा है कि मैंने कभी किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं की,
लेकिन वो बात उठती कि शायद आगे करें जी। तो मैंने क्या कहा, ना मुझे पद लिप्सा है और ना मैं किसी पद और कद का आकांक्षी हूं, मेरी ये अभिलाषा नहीं है। अब वो क्या बोले, लोकसभा की टिकट बीजेपी की डिक्लेयर हो गई, राज्यसभा की टिकट बीजेपी की डिक्लेयर हो गई। अगर पहले आता वो कहते कि शायद ये राज्यसभा जाना चाहते हैं, लोकसभा चाहते हैं, वो डिक्लेयर हो गई, उसके बाद गया। अब क्या बचा, तो उन्होंने कह दिया कि ये गवर्नर बनना चाहते हैं। अरे मैंने क्या उनसे बात की जो ये कह रहे हैं? उनने सपना देख लिया। जब मैं एक वाक्य में कह रहा हूं कि मैंने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, हाँ मैं बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। हाँ, मुझसे पूछा गया था, लेकिन मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि क्या पूछा गया था। इतना जरूर मैंने विनम्रता से कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इतने सालों मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी में समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से काम किया है। उसी समर्पित और निस्वार्थ भाव से मैं यहाँ काम करूँ। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी की रही, उसने मुझ पे जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनका विनम्र आभारी हूँ। और स्टेट की लीडरशिप भी कृपापूर्वक उस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में मौजूद रही, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हों, चाहे ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष नरोत्तम जी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, ये सब ने इस कार्यक्रम में कृपापूर्वक उपस्थिति कराकर मेरा उत्साहवर्धन किया है। और चाहे वो प्रहलाद पटेल जी हों, चाहे आदरणीय सिंधिया जी हों, चाहे नरेंद्र तोमर जी हों, चाहे अन्य नेतागण हों, सभी ने मेरे इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। चलिए, आपको आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से पचौरी जी। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि इतने कर्मठ और जुझारू जो नेता रहे हैं या जो कांग्रेस का चेहरा रहे हैं, वो आखिर क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को यह भी समझना पड़ेगा कि तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में अंतर क्या है। धर्म को लेकर किस प्रकार की बातें हो रही हैं, किस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो वाकई में पुराने कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं। पचौरी जी, आपने बहुत समय दिया इस न्यूज को, बहुत धन्यवाद।